बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन वेलकम बैक। वो तमाम नाज़रीन जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, आप देख रहे हैं हेल्थ आवर। आज हम बात कर रहे थे द फ्लू, कॉमन कोल्ड, और वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे ख़ास तौर से फ्लू वैक्सीन की इम्पोर्टेंस के ऊपर। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं ओल्डम के मायनाज़ फिजिशियन डॉक्टर जाहिद चौहान साहब। डॉक्टर जाहिद चौहान साहब की बड़ी खदमात हैं माशाल्लाह। डॉक्टर साहब जो हैं वहाँ लोकल काउंसलर भी हैं, कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ हैं इनकी, और अपनी कम्युनिटी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ओल्डम हेल्थ वेलबींग बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, चेयरमैन भी हैं, और माशाल्लाह डॉक्टर साहब जो है हमारे प्रोग्राम में जब भी इनके पास टाइम होता है तो ये में अपने हिस्सा शामिल करते हैं। ये एक ऐसी कोशिश है कि हम अपने नाज़रीन के लिए वॉलंटरी और बग़ैर किसी फ़ायदे उठाए हुए और कौम की खदमत हम कर रहे हैं, और उसी में डॉक्टर साहब की एक ये कड़ी आज हमारे साथ शामिल हैं। तो डॉक्टर साहब, हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे, अक्सर डॉक्टर साहब मैं बात थोड़ा सा ये और क्लियरफाई कर लूँ वैक्सीन के लिए कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं अक्सर कहते हैं कि जी प्रेगनेंसी के अंदर आप दवाएं ना खाएं, टीके ना लगवाएं। तो थोड़ा सा ये मिसकंसेप्शन जो है वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए और बहनों के लिए क्लियर हो जाए कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको आपको रिकमेंड करते हैं कि जी फ्लू वैक्सीन लगवाएं, और आजकल हम भी लगा रहे हैं। तो इसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और कोई ऐसा रिस्क है इन्फेंट के लिए या क्या? थोड़े से अवेयरनेस के लिए थोड़ा सा बता दीजिए। डॉक्टर साहब, रिस्क तो इन्फेंट के लिए वैक्सीन से कोई नहीं है, अलबत्ता रिस्क अगर आपको इन्फ्लुएंज़ा का इन्फेक्शन हो तो उससे है। एनी इन्फेक्शन अगर हो तो उससे बच्चे पे असर पड़ सकता है, और बच्चे की ग्रोथ डिस्टर्ब हो सकती है, और प्री मैच्योर बर्थ हो सकती है, और काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जो फ्लू वैक्सीनेशन इटसेल्फ है उससे कोई आपको असर नहीं है, और वो इसी वजह से रिकमेंडेड है। यूजुअली आपने देखा डॉक्टर साहब, जब एनएचएस में रिकमेंड, एक तो देखें एनएचएस के पास तो वैसे ही अभी फाइनेंशियली हालात बड़े ख़राब हैं, तो अगर एनएचएस और गवर्नमेंट ये पैसे अगर खर्च कर रही है पेशेंट्स पे तो उन्होंने 1000 दफ़ा पहले टेस्ट किया कि इसका कोई फ़ायदा भी है करने का या नहीं किया। वैसे तो वो नहीं करेंगे, वैसे तो उन्हें आप पे कोई फ़ायदा नहीं है कि 10 पाउंड हर इंजेक्शन पे खर्च कर रही है गवर्नमेंट अगर आप पे लगाने के लिए। और जब स्पेशली जब रिकमेंड करते हैं तो उससे पहले सारी कंडीशंस में चेक करते हैं कि प्रेगनेंट पे क्या असर होगा, अगर किसी को स्ट्रोक है उस पर क्या असर होगा, आस्थमा या सीओपीडी है उस पर क्या असर होगा, डायबिटीज़ है, तो उन्हें चेक करके और उसके बाद रिकमेंड करते हैं। तो वो बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन होती है, इसलिए मैं फिर वही कहूँगा कि इससे कोई ख़तरा नहीं है और ज़रूर लगवाएं। और बल्कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में जो बाकी भी वैक्सीनेशन, जो पर्टूसिस वगैरह की वैक्सीनेशन है वो पिंक कफ की रिकमेंड कर रहे हैं 28 वीक्स में, वो भी लगवाएं। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नाज़रीन, थोड़ा डॉक्टर साहब थोड़ा सा आगे बात, नाज़रीन हमारी जैसे कि मैं रिमाइंड कराता चलूँ कि हमारा टेलीफोन लाइन खुली हुई हैं, और ये लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। इसमें कोई भी आप जो है वो टेलीफोन कॉल, कोई भी आपका सवाल हो तो ज़रूर टेलीफोन में लाइए। यह आपके लिए सुनहरी मौका है कि डॉक्टर साहब से आप सवाल करें, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब लेंगे, और ज़रूर टेलीफोन मिलाएं और हम आपका कोशिश करेंगे कि जवाब दें। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगे जो है ये कि ये जो अक्सर जैसे हमने शुरू किया था अपना प्रोग्राम वायरल इलनेस से और वायरस इन्फेक्शन की, अक्सर मैं अपनी सर्जरी में भी देखता हूँ, और अक्सर ये लोग जब नज़ला, ये खांसी होता है, गला बहुत ख़राब होता है, जो कि वायरल इलनेस भी होती है, तो लोग अक्सर कहते हैं जी नहीं जी हमें तो आप लाल कैप्सूल ही दें या एंटीबायोटिक दें, हमारा तो गला उसी से ठीक होता है। डॉक्टर साहब, तो ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है कम्युनिटी में कि वायरल इलनेस के लिए एंटीबायोटिक काम करती हैं नहीं करती। आप थोड़ा हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा ये अवेयरनेस के लिए तो बता दें कि क्या इसके करना चाहिए उन लोगों को। बड़ा अच्छा क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपने किया। मैं भी काफ़ी कॉमनली यही प्रॉब्लम फेस करता हूँ, सिर्फ हमारी कम्युनिटी में नहीं है बल्कि इंग्लिश कम्युनिटी में भी यही प्रॉब्लम है। उसे जी आपको खांसी बुखार है तो इसका मतलब है कि जी आपको एंटीबायोटिक्स चाहिए। दो जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो दो चीज़ों का है। एक तो ये है कि आप जो वायरस है वो उस पर एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करते। अगर आप वायरस में, यूजुअली वायरस का जो है ना, वो जो छोटे वायरस होते हैं 6 दिन 7 दिन लगते हैं और वो आप बेटर फील करना शुरू कर देते हैं। अगर आप एंटीबायोटिक्स खाएं भी तो वो 6-7 दिन लगेंगे, उसके बाद आपने वैसे ही फील बेटर करना, तो ऐसे लगता है जैसे एंटीबायोटिक्स ने आपको बेटर कर दिया। फिर दूसरा प्रॉब्लम ये है कि एंटीबायोटिक्स, अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है, और शायद आपके सामीन या नाज़रीन जो देख रहे हैं उन्हें शायद पर्सनली भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, और हमने तो बहुत दफ़ा देखा है ये खुद होते हुए। अगर वायरल इन्फेक्शन पे आप एंटीबायोटिक्स लेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। देखिए कि रैशेज़ होना शुरू हो जाते हैं बच्चों को, डायरिया वॉमिटिंग शुरू होना शुरू हो जाती है, क्योंकि डायरिया जो है वो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है एंटीबायोटिक्स का, और स्पेशली जब आपको वायरल इन्फेक्शन हो तो उसे और ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। नो वायरसेस, अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो
तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब सस्पेक्ट हो तो फिर आपका डॉक्टर यूजुअली आपको एंटीबायोटिक्स देगा भी। दूसरी जो प्रॉब्लम है ये है कि अब, और मैंने कई दफ़ा देखा है ये पेशेंट्स के साथ खुद भी, और डॉक्टर साहब आपने भी देखा होगा कि अगर आप एंटीबायोटिक्स खाते रहें आप में जिस्म में रेजिस्टेंस बन जाती है, और जब रेजिस्टेंस बन जाती है तो जब आपको रियली एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है आपकी एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करती, फिर आप महीने सफ़र करते हैं और आपके पास कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही होती, क्योंकि आपको जिस्म ही आती होता है। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है ना, देखें पुराना जो पहले ज़माना था एंटीबायोटिक से पहले, उसमें तो लोग एंटीबायोटिक्स तो खा के तो नहीं थे ठीक होते। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि नेचर विल कहते हैं कि टेक इस कोर्स के आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा, और जब आपको ज़रूरत हो तो उस वक्त आप चाहे एंटीबायोटिक्स खाएं, और जब ज़रूरत का पता तब चलेगा जब आपका जीपी एडवाइस करेगा। मैं खुद एक और कॉलर हैं, सॉरी लंदन से हमारे साथ कोई कॉल ले रहे हैं, आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ये प्रोग्राम हेल्थ आवर देख रहा हूँ, तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। जी ज़रूर पूछिए। जी, मैं असल में ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे भी ये अभी ये नज़ला ज़ुकाम ये हुआ है वो सख्त, जिससे कि पहले वो मेरा नाक जो है वो मुसलसल पानी उसमें से आता रहा, मगर अब ये जो बंद हुआ है, मगर इससे जो है ना मुझे वो क्या कहते हैं बलगम, जिससे मुझे बलगम हो गई है बहुत ज़्यादा, और मेरी चेस्ट जो है ना बहुत वीजिंग है इसमें, तो इससे मेरा मसलन बुरा हाल है। और इससे मैं मसलन दवाई तो मुझे डॉक्टर से कुछ नहीं मिली हुई, मगर मैं ये पता करना चाहता हूँ आपसे कि मसलन कोई देसी ऐसा आपसे कोई इलाज इसका है जो मैं घर में खुद कर सकूँ। अच्छा, अभी आपको कोई चेस्ट वगैरह का कोई प्रॉब्लम है, जैसे सांस की तकलीफ, एस्मा या सीओपीडी या कोई ऐसी मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है, बट आई एम अ स्मोकर, आई एम अफ्रेड टू से दैट। ओके, सो यू बीन स्मोकर फॉर लॉन्ग टाइम, वो बहुत अरसे से स्मोकिंग कर रहे हैं। ठीक, और आपकी उम्र कितनी है? जस्ट ऑन 60। ओके, 65 एक्चुअली। 65, और यू बीन स्मोकिंग ओवर 20 ईयर्स? यस। ओके, कभी आपने टेस्ट वगैरह किया है? जो आप हम रिकमेंड करते हैं, अगर आपकी उम्र ओवर 35 हो या फिर बीन स्मोकिंग ओवर 10 ईयर्स, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से जीपी के यहाँ जा करके एक टेस्ट होता है। बार बार आपको रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन या खांसी तो नहीं होती? नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, हमारे ये कुछ जो इन्फेक्शन अभी रिसेंटली हुआ उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, ये जुकाम हुआ है मुझे। ठीक है, और इससे मुझे मतलब मेरी छाती जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो गई है अभी, और ये जो बलगम है ना इसने मुझे बहुत। ठीक है, अभी इसी पे हम बात करने वाले हैं, तो आप प्रोग्राम देखते रहिए डॉक्टर साहब से तफसील से। डॉक्टर साहब कुछ पूछना तो नहीं आपको? नहीं। ओके, शुक्रिया बहुत बहुत आपकी कॉल का। ये हमारे साथ कॉलर लंदन से आप हमारे साथ शामिल हुए, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है हमारे साथ, वो भी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं जी? जनाब, मैं मोहम्मद लंदन से बोल रहा हूँ। जी मोहम्मद साहब, क्या सवाल है आपका? जनाब, मुझे प्रॉब्लम है, मैं ना काफी 3-4 साल से प्रॉब्लम है, मसल जो होती है ना घुटने के नीचे जी, वो उसमें पेन हो रही है, सॉलिड पेन आफ्टर व्हेन आई ईट द फूड आफ्टर। राइट। और मैं डॉक्टर के पास गया, मेरा जीपी ने बोला वो विटामिन कुछ कम है, वो भी मैं लिया, कितने तकरीबन उसने बोला 3 महीने लो, वो भी लिया, नथिंग हैपन। अच्छा, तो आपको जो है नी पेन है? और नी पेन नहीं है, नी के नीचे जो मसल है ना, अच्छा, लेग में। ओके, लेग में। और मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नी बॉडी में कुछ पेन है, नी कुछ सर्दी कुछ भी नहीं है। तो जो विटामिन आपको था, विटामिन डी की कमी थी आपको? वो मेरे को टैबलेट दिया है, वो कुछ विटामिन का टैबलेट है, बोला ये डी जो है ना वो जी विटामिन डी। ठीक है, इसके अलावा कोई और आपको तकलीफ है, कोई बीमार खुदा न खास्ता है? वो नहीं दिया मेरे को, जो वो विटामिन डी 3000 है ना। जी वो मेरे को लोग ने टैबलेट दिया, और फिर बोला ये 3 कुछ 1000 थी, तो पूरा कोर्स किया, मगर उससे भी मुझे कुछ डिफरेंट नहीं है, स्टिल द पेन, वेरी सॉलिड पेन, यू नो। ओके डॉक्टर साहब, आपने कुछ पूछना है? और मेरा जो चेक भी सब किया है, दे ब्लड शुगर एवरीथिंग इज नॉर्मल। ओके, तो कोई पेन किलर दिए उन्होंने आपको, या पेन किलर वगैरह से भी कोई फर्क नहीं? वो उसने मेरे को चेक करवाया ना डॉक्टर ने पूरा, जो फास्टिंग टेस्ट। ठीक है, तो वो डॉक्टर ने वो जो रिजल्ट में आया, बोला विटामिन डी शोर्ट है, तो इसलिए वो पेन ओनली मेरे को मसल में ही प्रॉब्लम, इतना हार्ड मसल है कि वो बेचैनी है, 1 आवर फिर नॉर्मल। हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट्स योर एज? मी इज 43। Do you don't have any other medical problem, कोई डायबिटीज या COPD, anything? नहीं,
डायबिटीज भी वो डॉक्टर कह रहा है नॉर्मल है, मैंने फास्टिंग में भी करवाया, वो भी नॉर्मल है। ठीक है सर, यू कैरी ऑन वाचिंग आवर प्रोग्राम, इंशाल्लाह विल गिव यू, कोशिश करेंगे आपको जवाब देंगे। ओके जी, शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच जी। आप दो कॉलर थे, दोनों हमारे लंदन से थे। डॉक्टर साहब, हम आ ही रहे थे इसके ऊपर कि आप जो एंटीबायोटिक की हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि जी चेस्ट इन्फेक्शन के इम्पोर्टेंस पे जो फ्लू वायरल इलनेस है। अब बात कर लेते हैं कि जो ख़ास तौर से जो सांस की जैसे मरीज़ हैं, कॉलर थे हमारे लंदन से, वो बता रहे थे कि वो स्मोकर हैं, उनकी एज ओवर 65 है और उनको फ्लू लाइक सिम्टम हुए थे और उसके बाद अब उनको जो है वो चेस्टी कफ है और येलो ग्रीन कलर का फ्लैम भी आ रहा है। तो वो पूछ रहे थे कि क्या उनको करना चाहिए, और वैसे भी मैं इंपॉर्टेंस पे जोर दूंगा और आपसे भी पूछूंगा कि जो स्मोकर हैं उनको मेरा ख्याल है स्क्रीनिंग भी करवानी चाहिए, COPD वगैरह। जी डॉक्टर साहब, जैसे हमने पहले कहा कि हम अभी इस तरफ आ ही रहे थे बात करने के लिए। पहले तो बात ये कि देखें, आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो कई दफ़ा वायरल इन्फेक्शन आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी चेंज हो जाता है, और यूजुअली होता है उन लोगों में जो लाइफ लॉन्ग स्मोकर हैं। हमारी कम्युनिटी में ख़ास तौर पे ये प्रॉब्लम है कि हम चीज़ें जो है ना वो क्या कहते हैं कि वो ब्रश अंडर द कारपेट, कि हम कहते हैं जी कि नहीं 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 हमें और कुछ नहीं, हमें बस सिर्फ यही हुआ है। जैसे माजत के साथ हमारे पहले कॉलर कह रहे थे कि आपकी जो स्मोकिंग है वो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा रही है। अब उसका भी इलाज मौजूद है। एक तो ऑब्वियसली स्मोकिंग सिजेशन के आप स्मोकिंग छोड़ें, वो उसका आपको फ़ायदा होगा, लेकिन दूसरा जैसे डॉक्टर हैदराबाद साहब ने कहा था कि कंडीशंस होती हैं जो अगर आप स्मोक करते हैं मोर देन 10 ईयर्स बीन स्मोकिंग, तो वो आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनको असर करना शुरू कर देती हैं। तो वो आप बड़े इजीली चेक कर सकते हैं। आप सर्जरी में जाते हैं, वो आपको एक छोटी सी ट्यूब देंगे, कहेंगे इसमें ज़ोर से सांस लें, और उसके बाद कंप्यूटर पे चेक करेंगे और वो चेक करेंगे कि आपके जो लंग्स हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, उनका फंक्शन कैसा है, और उसको परसेंटेज में डिवाइड करते हैं जी कि 50% काम कर रहे हैं, 60% कर रहे हैं, 70% कर रहे हैं, 80% कर रहे हैं, 90% कर रहे हैं। और जो आप पहले सिम्टम बता रहे थे कि आपको वीजिंग होती है, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो पहले कॉलर ने हमें बताया था कि वीजिंग का जो सिम्टम है ये यूजुअली उसकी वजह से होता है, सब कंडीशन की, जिसका नाम है COPD। और वो स्मोकर्स में अगर आप पूरी ज़िंदगी स्मोक करते रहें तो आप उसके रिस्क पे हैं। ये नहीं कह रहा कि आपको है। तो पहले तो बात यह है कि आप अपने GP को देखें दोबारा, वो आपके चेस्ट एग्जामिन करेंगे, हो सकता है कि आपको शायद एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत हो। दूसरी बात यह है कि फिर आपके GP आपके लिए ब्रीदिंग टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे जिसका नाम स्पायरोमेट्री है, और उससे पता चलता है कि आपके लंग्स डैमेज हैं ब्रीफली, और अगर वो हो तो वो आपको इनहेलर्स वगैरह दे सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा, लेकिन उसमें अगेन स्मोकिंग को छोड़ना जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और कॉल है, डॉक्टर साहब कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रोडसम से बात कर रही हूँ, अपना नाम नहीं बताना चाहती। जी जी सिस्टर, कोई बात नहीं, आप सवाल कीजिए। जी जी, मुझे प्रॉब्लम है कुछ अर्से से कि मेरा नाक बंद रहता है, सर बोझल रहता है, और मेरे राइट वाले कान में से ना साए साए की आवाज़ें आती हैं। मैं GP भी गई, और जैसे बंदा सजदे में जाता है तो नमाज के लिए, तो सर भारी महसूस होता है, ऐसा लगता है कि हेडेक होती है। आपकी एज कितनी है सिस्टर? मुझे नोज के लिए ना ब्लॉक नोज के लिए कतरे दे दिए, वो मैं यूज करती रही, लेकिन मेरे सर की दर्द और ये बोझलपन जो है वो ठीक नहीं हुआ। तो इसके लिए पैरासीटामोल वगैरह ले लेती हूँ या कुछ ऐसा, तो बेहतर फील करती हूँ। इसके लिए प्लीज आप कुछ बताइए। आपकी एज कितनी है सिस्टर? जी मैं 41 की हूँ। और आपको कोई हे फीवर या ये इस तरह की भी तकलीफ है, एज़मा या हे फीवर वगैरह की, जो ख़ासतौर से पोलिन्स की वजह से बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है और उसकी वजह से अक्सर नाक में तकलीफ होती है और नाक बंद हो जाती है, ऐसी तो कोई तकलीफ नहीं? नहीं, इस तरह की नहीं है। ठंड वगैरह से नॉर्मल फ्लू वगैरह जो होता है उससे होता है, लेकिन ये परमानेंट रहता है कि सर भारी, नाक बंद और कान में से साए साए की आवाज़ें आती हैं, वो नहीं समझ में आती कि क्या है। ठीक है, शुक्रिया आपके कॉल का बहुत बहुत। आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया सिस्टर आपके। डॉक्टर साहब, ये कॉलर थे हमारे लंदन से, उसका थोड़ा सा मैं ब्रीफली उनको बात कर दूं, और फिर चूँकि हमारे प्रोग्राम के आखिरी 5 मिनट बाकी बचे हैं तो फिर आपसे इन ख़वातीन का भी, वो कह रहे थे कि जी उनके नी के नीचे लेग में पेन होता है, और डॉक्टर्स को दिखाया था, उनकी उम्र 43, और उन्हें बताया गया था कि जी विटामिन D की उनको कमी थी और विटामिन D की सप्लीमेंट भी दी है उनको, लेकिन उनका दर्द में कोई फ़ाका नहीं हो रहा।
तो आप क्या इनको एडवाइस करेंगे, क्या करना चाहिए? देखिए जी, जो नी के नीचे आप पेन बता रहे हैं कि वो आप जीपी सही कह रहे हैं कि कई दफ़ा विटामिन की डेफिशिएंसी से आपके एक्स एंड पेन्स होते हैं, यूजुअली विटामिन डी की वजह से। अगर आप ठीक नहीं हो रहा तो आप जीपी को दोबारा देखें। कई दफ़ा आपका नी का पेन होता है, रेडिएशन की वजह से नी में से पेन आ रहा है और एक्सरे वगैरह की ज़रूरत होती है, और फिजियो यूजुअली इसके लिए हेल्पफुल होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप दोबारा जीपी को देखें ताकि वो मज़ीद आपकी इन्वेस्टिगेशन अरेंज कर सकें। एक और आखिरी कॉलर है हमारे साथ, हमारे प्रोग्राम की आखिरी कॉल है, इसके बाद हम कॉल नहीं ले पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो। जी आपकी आवाज़ आ रही है, आप टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और हमसे बात कीजिए। मैं इंडिया से बात कर रही हूँ। जी जी, क्या सवाल है आपका सिस्टर? हेलो। हाँ, आप सिस्टर इंडिया से बात कर रही थी, मेरा ख्याल है कॉल आपकी शायद ड्रॉप हो गई है, अगर मिला सकती। जी आपकी आवाज़ आ रही मैं है? इंडिया से बात कर रही हूँ। जी पूछिए, आप लाइव हैं शो में, आप बात कीजिए और सवाल कीजिए, क्या पूछना चाहती? हेलो हेलो। मेरा ख्याल है लाइन में कुछ प्रॉब्लम है। सिस्टर आप इंडिया से कॉल कर रही हैं, हम सॉरी कि हम बात नहीं कर पा रहे हैं आपसे, तो दोबारा आप कॉल मिला लीजिए। हमारे प्रोग्राम के आखिरी चंद मिनट बाकी हैं। अगर आप प्रोग्राम आपका कॉल आपने इंडिया से की, हम सॉरी कि ड्रॉप हो गई, अगर आप मिला सकें तो दोबारा मिला दीजिएगा। डॉक्टर साहब लास्ट जो हमारी सिस्टर थी वो रोदम से उन्होंने कॉल की, उनकी उम्र 41 है और वो कहती थी कि उनका मुसलसल नाक बंद रहती है, लगता है साइनसिस को कोई प्रॉब्लम्स हैं, और नेज़ल ड्रॉप्स भी दिए थे लेकिन उससे भी कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, तो काफ़ी परेशान हैं। थोड़ा सा इन्हें ज़रा गाइड कीजिए कि क्या करना चाहिए। सिस्टर आपने जो बताए हैं अपना प्रॉब्लम, दो आपने चीज़ें बताई हैं। एक तो आपने बताया कि नाक आपका बंद रहता है, दूसरा आपके कान से शान शान होती है। जो नाक आपका बंद है, जैसे डॉक्टर अब्बास ने बताया भी कि ये आपके साइनसिस में प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके अलावा कई दफ़ा आपके नाक के अंदर की हड्डी बड़ी होती है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होता है। आपने शायद नोट किया हो कि रात को भी आपको स्नोरिंग वगैरह ज़्यादा करते हों और मुसलसल नाक से पानी बहता है। कई दफ़ा नाक के अंदर आपको जो है ना जैसे दाने वगैरह टाइप होते हैं, उसे हम पोलिप कहते हैं, वो भी हो सकता है। डिफ़िकल्ट है आपको एडवाइस करना ओवर द फ़ोन कि क्या है उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जीपी को देखें, वो आपका नाक दोबारा अंदर से एग्ज़ामिन करेंगे और अगर ज़रूरत हो तो आपको स्पेशलिस्ट को भी रेफ़र कर सकेंगे। दूसरी जो आप प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर रही थी, वो ऐसे लगता है डॉक्टर साहब जैसे वो टेनिटिस की बात कर रही है कि थोड़ी शाइन शाइन हो रही है। वो अगेन बिनाइन कंडीशन है कि बिनाइन का मतलब यह है कि उसका कोई हार्म नहीं होता, कई दफ़ा साइनसिस से कनेक्टेड भी हो सकती है। तो अगर आप ईयर नोज़ थ्रोट के स्पेशलिस्ट को देखेंगे तो वो उससे भी आपको डील कर सकेगा। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि ये ऐसा इशू है कि आपको फ़ोन पे टेलीविज़न पे हम जनरल एडवाइस दे सकते हैं, बगैर देखे उसमें एडवाइस देना मुश्किल है, इसलिए मेरी आपसे दोबारा दरख्वास्त होगी कि आप अपने जीपी को देखें ताकि वो फर्दर उसमें इन्वेस्टिगेशन अरेंज कर सकें। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल अब ख़त्म हो रहा है, तो सिस्टर जो आपने रोदम से की, डॉक्टर साहब ने क्लियरली आपको मशवरा दिया कि आपका दोनों प्रॉब्लम नाक और कान से लिंक हैं, तो अगर जीपी आपको इलाज नहीं कर पा रहा है तो आप जीपी से बात करके ईएनटी स्पेशलिस्ट को ज़रूर रेफ़र करवाइए ताकि वो मज़ीद उसको इन्वेस्टिगेट करके आपके मसले का हल करें। इससे ज़्यादा हम आपके बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। डॉक्टर साहब आखिर में कम्युनिटी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं डॉक्टर साहब, ताकि हम फिर प्रोग्राम को जो है वो जी, मेरा कम्युनिटी के लिए यही मैसेज है कि अपनी हेल्थ के लिए आप अपनी हेल्थ के ज़िम्मेदार हैं, ना डॉक्टर है ना ये हुकूमत है। आपको अपनी हेल्थ पे तवज्जो देना पड़ेगी। जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, जो सर्विसेज मौजूद हैं, गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं, प्लीज़ उनको इस्तेमाल करें। स्पेशली डायबिटीज़, आस्थमा, COPD बहुत कॉमन है हमारी कम्युनिटी में। मुझे पता है डॉक्टर अब्बास बहुत काम कर रहे हैं डायबिटीज़ में भी। आप प्लीज़ diabetes.co.uk डायबिटीज़ की फाउंडेशन है, उस पर जाएँ, उसमें उर्दू में लीफलेट हैं और ये वो सब चीज़ें हैं जिसका आप कंट्रोल इलाज कर सकते हैं। आपको डॉक्टर जो है वो वहाँ पे आपकी मदद करने के लिए, आपकी गाइड करने के लिए, इलाज जो है ना बिलाखिर आपने करना है अपनी कंडीशन का। तो अपनी सेहत पे तवज्जो दीजिए, अपनी और अपनी फैमिली की लुक आफ्टर कीजिए और अपने बच्चों की लुक आफ्टर कीजिए। थैंक यू। शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंतहाई मशकूर है कि आप अपने कीमती टाइम में से आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। वेलकम। नाज़रीन इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आज डॉक्टर साहब की ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि एंड ऑफ द डे पे आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है
और अक्सर ये मैं भी देखता हूँ अपनी कम्युनिटी में कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है या सांस की बीमारी है या एज़मा की बीमारी है, तो ख़ास तौर से हमारी कम्युनिटी के अंदर ये थोड़े से मसाइल हैं कि आपको बताया जाता है कि जब आपको डायबिटीज़ है तो आप परहेज़ करें, डायबिटिक डाइट के ऊपर स्ट्रिक्टली रखें, एक्सरसाइज को मामूल बनाएं, लाइफ स्टाइल को चेंज करें, जो कि हमारी कम्युनिटी में खासी फुकदान है कि वो लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करते, दवाएं या डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक पाबंदी से नहीं खाते, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आपकी बीमारियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर्स हों, नर्सें हों, जीपी हों, वो आपको सिर्फ एक गाइडलाइन मशवरा दे सकते हैं, आपको दवाई दे सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि एंड ऑफ द डे पे आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। अगर आप खुद अपने आप को सेहतमंद नहीं रखना चाहते तो कोई भी आपको सेहतमंद नहीं बना सकता। इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम आपके अंदर जो है हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ से मुतालिक रोशनाई पैदा करें। अगर कहते हैं कि जी ज़िंदगी है हज़ार नेमत है और सेहत जो है, अगर सेहतमंद ज़िंदगी हो तो फिर आप जो है वो ज़िंदगी का खूब मज़ा ले सकते हैं। अगर आपकी सेहत अच्छी ना हो तो फिर जो है वो ज़िंदगी के मज़े उड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपने उम्मीद है हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते सैटरडे की तय पहर इंशाल्लाह फिर यहीं आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।